गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम टू आवर करंट अफेयर्स सीरीज, जहां पर आज हम ये टॉपिक्स जो हैं वो कवर करने वाले हैं। द फर्स्ट वन इज एपिडा फैसिलिटेट्स फर्स्ट एक्सपोर्ट ऑफ फोर्टिफाइड राइस कर्नल। सेकेंड वन इज रिगार्डिंग अ रिपोर्ट जिसमें अमूल जो है उसको फर्स्ट रैंकिंग दिया गया है। थर्ड वन इज क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग, जिसमें पहली बार इंडिया की बहुत सारी यूनिवर्सिटीज टॉप में आई हैं। फोर्थ वन इज सेकेंड वर्ल्ड समिट फॉर सोशल डेवलपमेंट। फिफ्थ इज गोल्ड कॉइन्स हमको मिले हैं विजयनगर एरा के। एंड द लास्ट वन इज ब्लैक होल मॉर्सल्स। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक। द फर्स्ट टॉपिक इज कि रिसेंटली एपिडा जो है एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, उन्होंने पहली बार फर्स्ट टाइम 12 मेट्रिक टन का फोर्टिफाइड राइस कर्नल जो है वो भेजा है फ्रॉम छत्तीसगढ़ टू कोस्टा रिका। ये हमारे लिए बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है, क्योंकि वर्ल्ड लेवल पे अब धीरे धीरे हम जो है अलग अलग मटेरियल्स में, अलग अलग फूड प्रोडक्ट्स में वैल्यू एडिशन करते हैं। जैसा उसका एक एग्जांपल है फोर्टिफाइड राइस कर्नल। इसमें हम क्या करते हैं, जो राइस होता है, राइस का पहले पाउडर फॉर्म बनाया जाता है, उसमें जो है अलग अलग टाइप के माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जैसे आयरन, फोलिक एसिड, विटामिन B12 जो जनरली हमको नहीं मिलते हैं उसको ऐड किया जाता है। एंड आफ्टर दैट वापस से जो है राइस बनाया जाता है, उसको बोला जाता है फोर्टिफाइड राइस, क्योंकि इसमें जो है हमने अलग अलग विटामिन, अलग अलग माइक्रो न्यूट्रिएंट्स डाल दिए हैं। नेक्स्ट इसके फीचर क्या है, तो इसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट जो है एसेंशियल विटामिन मिनरल जो हमको रेगुलर बेसिस पे नहीं मिलता है वो इसमें इंक्रीज हो गया है, जिसकी वजह से अनीमिया, माल न्यूट्रिशन की जो भी प्रॉब्लम है उसका कहीं ना कहीं हम एक सॉल्यूशन लेके आए हैं। नेक्स्ट इज ब्लेंडिंग रेशियो। कितना रेशियो होता है, तो 1:100 जो है इसका रेशियो होता है। एंड यहाँ पर दिख रहा है इंडिया जो है धीरे धीरे टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन कर रहा है, अलग अलग टाइप का इनोवेशन कर रहा है। एंड इसमें आत्मनिर्भर भारत जो है वो इजिली हम वर्ल्ड लेवल पे शोकेस कर सकते हैं। नेक्स्ट ग्लोबल स्टैंडर्ड। ग्लोबली भी जो है अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइप की रिक्वायरमेंट रहती है, उस रिक्वायरमेंट को अब हम फुलफिल कर रहे हैं एंड राइस जो है उसको हम एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं। नेक्स्ट इज व्हाट इज एपिडा। आखिरकार ये एपिडा है क्या, तो इसका फुल फॉर्म जैसे हमने बताया एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है एंड ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर में नहीं बट मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में आती है, बिकॉज इनका मेन एम है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करना। तो क्योंकि ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट के काम में इन्वॉल्व है, इसीलिए मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर आता है एंड नॉट अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके लिए कब एक्ट बना था। जैसे मैंने बोला एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, दैट मींस इसके लिए एक एक्ट होगा, वो था इन द ईयर 1985। एंड इनका मेन एम है कि हम ऐसा प्रोडक्शन करें जिसको हम एक्सपोर्ट कर सके, दूसरी कंट्रीज को वो इजीली यूज आ सके, एंड हम जो है जो भी हमारे प्रोडक्ट बना रहे हैं उसकी क्वालिटी को हम इंक्रीज कर सके। तो ओवरऑल हमको जो है एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट बनाने के लिए ये बॉडी काम आती है। नेक्स्ट इनका और क्या काम है, ये सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं। इन केस किसी इंडस्ट्री को कोई टेक्निकल या फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए तब जो है ये एपिडा प्रोवाइड करता है। जो भी एक्सपोर्टर को यदि उनको राइस को एक्सपोर्ट करना है तो वैसे एक्सपोर्टर्स को पहले रजिस्ट्रेशन कराना होगा एंड ओनली आफ्टर दैट जो है वो एक्सपोर्ट कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वालिटी कंट्रोल। सपोज किसी ने प्रोडक्ट बनाया भी है तो उसकी क्वालिटी चेक करना, उसका इंस्पेक्शन करना, A to Z काम जो है वो एपिडा का ही है। एंड फाइनली ये जो पैकेजिंग, मार्केटिंग, ये सब जो है उसके स्टैंडर्ड्स को रेगुलेट करना, ये सारा काम जो है वो एपिडा का है। द नेक्स्ट वन इज ICA ने रिसेंटली जो है एक वर्ल्ड कोऑपरेटिव मॉनिटर 2025 जो एक रिपोर्ट निकाली है एंड हमारे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है, क्योंकि उन्होंने जो अलग अलग कोऑपरेटिव्स की रैंकिंग दी है उसमें इंडिया जो है फर्स्ट नंबर में है। एंड इंडिया का जो इंस्टीट्यूट है वो है गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन। एंड ये जो है हम कॉमनली यूज करते हैं इसके लिए वर्ड अमूल, क्योंकि जो है ये अमूल के टैग पे जो है अमूल के ब्रांडिंग से ये अलग अलग प्रोडक्ट्स को प्रोवाइड करते हैं।
तो ये वर्ल्ड कोऑपरेटिव मॉनिटर इंडेक्स का काम क्या है कि ये रिपोर्ट जो है वो प्रोड्यूस करेंगे, जिसमें वर्ल्ड के अलग अलग कोऑपरेटिव्स अलग अलग जो है उन सबको इसमें इंक्लूड किया जाएगा, और वो वर्ल्ड लेवल पे क्या क्या चीजों को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं वो भी इसमें कंसिडर होता है। इसको कौन पब्लिश करता है? तो आईसीए का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस, और इनके साथ एक और इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है यूरोपियन रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये दोनों मिलके जो है ये रिपोर्ट को लॉन्च करते हैं। फर्स्ट टाइम इसका फर्स्ट एडिशन लॉन्च हुआ था इन द ईयर 2012 एंड इनके क्या क्या एम है? फर्स्ट कि इनको देखना है कि इकोनॉमिकली एंड सोशली ये कोऑपरेटिव क्या क्या काम कर रहे हैं। नेक्स्ट, ये क्या सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को फॉलो कर रहे हैं, क्या ये ट्रांसपेरेंट है, ये सारी चीज देखने का काम जो है वो इस रिपोर्ट का है। इस रिपोर्ट में ओवरऑल 300 कोऑपरेटिव्स जो है उनकी रैंकिंग की गई थी, एंड इसमें फर्स्ट जो है हमारा इंडिया का अमूल आया है। एंड इसमें ना ही सिर्फ एक अमूल या मिल्क का सेक्टर यूज होता है, इसमें अलग अलग सेक्टर्स भी इंक्लूड होते हैं, जैसे एग्रीकल्चर, इंश्योरेंस, रिटेल, इंडस्ट्री, हेल्थ, ऐसे अलग अलग सेक्टर के सारे कोऑपरेटिव्स जो हैं उनकी रैंकिंग इसमें की गई है। नेक्स्ट इज ग्लोबल रीच, कि इसमें कौन कौन सी कंट्रीज के या तो कितनी कंट्रीज के जो हैं कोऑपरेटिव्स को इंक्लूड किया गया है। तो ओवरऑल 50 कंट्रीज हैं, मोर देन 50 एक्चुअली। इसमें इतनी सारी कंट्रीज जो हैं उनके कोऑपरेटिव्स को लिया गया है, उनके सारे जो है बेंचमार्क को देखा गया है, सारे उनके स्टैंडर्ड्स को देखा गया है, एंड अकॉर्डिंग टू दैट जो है रैंकिंग हुई है। इनमें ये भी चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा कोऑपरेटिव जो है वो रिसर्च करें, ज्यादा से ज्यादा जो है ये लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को फॉलो करें, और जैसा मैंने बताया अमूल जो है इसमें ग्लोबल वर्ल्ड लेवल पे जो है वो फर्स्ट रैंक पे आया है। अगेन हमारे लिए नेक्स्ट खुशी की बात यह है कि क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में जो है हमारी पहली बार 294 जो है यूनिवर्सिटीज टॉप में आई हैं। इसी के लिए जो है हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने, श्री नरेंद्र मोदी जी ने इसकी बहुत ज्यादा प्रशंसा की है कि इंडिया की अब यूनिवर्सिटी जो है धीरे धीरे वर्ल्ड लेवल पे जो है एजुकेशन प्रोवाइड कर रही है। क्या है ये क्यूएस एशिया रैंकिंग? तो ये देखते हैं कि एशियन कॉन्टिनेंट में कौन कौन सी यूनिवर्सिटी है, उनका क्या क्या जो है अचीवमेंट है, क्या उनका रेपुटेशन है, क्या एम्प्लॉयबिलिटी है, क्या रिसर्च करते हैं, कैसा वो इंटरनेशनली काम करते हैं, कैसा वो एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। ये सारी चीजों को देख के जो है ये रैंकिंग की जाती है। कौन पब्लिश इसको करता है? जैसे मैंने बताया क्यूएस, ये एक यूएस बेस्ड जो है एक इंस्टीट्यूट है, वो सारी रैंकिंग करते हैं। इसमें ये लोग सारी एशियन यूनिवर्सिटीज को कंसिडर करते हैं, उनका एकेडमिक एक्सीलेंस कंसिडर करते हैं, और वो देखते हैं उनकी क्वालिटी कैसी है, क्या वो ग्लोबल लेवल पे compete कर पाएंगे, उसके बेसिस पे वो लोग रैंकिंग देते हैं। ओवरऑल अलग अलग 11 इंडिकेटर यूज होते हैं, जैसे एकेडमिक रेपुटेशन, एम्प्लॉयर रेपुटेशन, ऐसे मल्टीपल जो है इसमें अलग अलग टाइप के हम लोग सिनेरियोज जो है उसको कंसिडर किया जाता है। अलग अलग इतने सारे जो है पैरामीटर्स हैं। एंड अगर हम बात करें 2026 वाला जो रिपोर्ट आया है उसमें ओवरऑल 900 प्लस यूनिवर्सिटीज जो है पूरे एशिया का उसको कंसिडर किया गया है, जिसमें टोटल हमारे पास जो है 294 इंस्टीट्यूशन है। भले हम फर्स्ट रैंकिंग पे नहीं है, फर्स्ट पे है चाइना, लेकिन ओवरऑल जो है इंडिया अब सेकंड आ गया है, एंड ये हमारे लिए बहुत ही बड़ी अचीवमेंट की बात है। कौन कौन से इंस्टीट्यूट हमारे टॉप 100 में आते हैं? आईआईटी दिल्ली 59, बेंगलुरु, मद्रास, बॉम्बे, कानपुर, ये सारे इंस्टीट्यूट जो हैं वो टॉप 500 में आते हैं। बट एक ये दुख की बात है कि आईआईटी दिल्ली पहले जो है 44th रैंक पे था, अब जो है उसकी रैंकिंग गिर के 59 हो गई है। बाकी ओवरऑल अगर टॉप 5 यूनिवर्सिटीज देखें उसमें एक आती है हांगकांग की, 2 चाइना की, एंड 2 जो है हमको सिंगापुर की यूनिवर्सिटीज इसमें देखने के लिए मिलती है। नेक्स्ट अप वी हैव द सेकेंड वर्ल्ड समिट फॉर सोशल डेवलपमेंट। सेकेंड जो है अभी सेकेंड ही समिट हुआ है, स्टार्ट बहुत पहले हो गया था, फिर भी आज की डेट में जो है सिर्फ इसका सेकेंड वर्ल्ड समिट हुआ था, और उसमें जो है हमारे मिनिस्टर डॉक्टर मनसुख मांडविया जो है उन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया था। कब हुआ था? 4 से लेके 6 नवंबर के बीच में। कहां पर? दोहा, कतर में ये समिट हुआ था। इसमें मेन एम क्या है इनका? ये एम है कि अलग अलग वर्ल्ड के लीडर्स आए, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन,
एक्सपर्ट, साइंटिस्ट, वो सब लोग आए और वो लोग कमिट करें टुवर्ड सोशल जस्टिस, पॉवर्टी इरेडिकेशन और इंक्लूसिव ग्रोथ। ओवरऑल जो है सोशली लोगों का डेवलपमेंट हो, पॉवर्टी वाली जो समस्या है वो कम हो एंड सबका जो है इंक्लूसिव ग्रोथ हो, नॉट ओनली इकोनॉमिक बट इंक्लूसिव, अलग अलग पैरामीटर्स जो हैं वो इसमें इंक्लूड हो। कौन कौन से इसमें ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व है? तो मेन जो ऑर्गेनाइजेशन जिसके अंडर ये हुआ है दैट इज यूएनजीए, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, एंड उसमें ये हुआ है। तो 2025 का सेट ये जो एडिशन था वो कतर में हुआ था। जो फर्स्ट समिट हुआ था वो कब हुआ था? 1995 में। और सोचो अब जाके जो है इसका सेकेंड समिट हुआ, तो उसमें जो है इंडिया ने पार्टिसिपेट किया। फर्स्ट कहां हुआ था? तो कोपेनहेगन डिक्लेरेशन, वहां पर डेनमार्क में ये पूरा समिट जो है फर्स्ट वाला हुआ था। नेक्स्ट हम बात करें इनका मेन एम क्या है, जैसे हमने डिस्कस किया, पॉवर्टी को हटाना, सोशल इंक्लूजन जो है उसको करना, ज्यादा से ज्यादा लोगों में जो है इनइक्वालिटी को कम करना, इक्विटी को बढ़ाना, लोगों को जस्टिस प्रोवाइड करना, प्लस जो भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है उसको जो है फॉलो करना, वो हम अचीव कर पाए, ये हमारा मेन एम है। इस पूरे समिट में क्या क्या चीजें हुई उसके बारे में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट, लोन लोगों ने दोहा डिक्लेरेशन जो है उसको अडॉप्ट किया। नेक्स्ट, इसमें अलग अलग जो है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई रिलेटेड टू पॉवर्टी इरेडिकेशन, प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल इंक्लूजन, प्लस जो है काफी सारे साइड इवेंट्स भी हुए। एंड इसमें एक और ये इंपॉर्टेंट बात है कि नीति आयोग जो है उन्होंने भी इंडिया को रिप्रेजेंट किया था, एंड उसमें जो है मल्टीपल चीजों को, मल्टीपल इनिशिएटिव्स जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप, कोऑपरेटिव मॉडल्स, इन सबको भी इंक्लूड किया गया था। जैसा अभी हमने पढ़ा कि कोऑपरेटिव मॉडल्स में इंडिया का जो अमूल है वो फर्स्ट रैंकिंग में है, दैट्स वाई हमको जो है वो शो कॉज करने की जरूरत थी, एंड हमने जो है वो वर्ल्ड लेवल पे दिखाया कि कोऑपरेटिव्स, एसएचजीज जो है इंडिया में कितना ज्यादा आगे बढ़ रहे हैं, एंड इनकी वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो हमको देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट अप वी हैव गोल्ड कॉइन्स। रिसेंटली जो है हमको विजयनगर एम्पायर वाले गोल्ड कॉइन्स मिले हैं फ्रॉम द शिवा टेम्पल इन तमिलनाडु। ओवरऑल हमको 103 पंच मार्क्ड कॉइन्स मिले हैं, एंड ये कहाँ मिले? जैसे हमने डिस्कस किया तमिलनाडु में मिले, और इनका जो है अलग अलग साइजेस हैं। नेक्स्ट, इसको किसने फाइंड आउट किया है? तो एक आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट है तमिलनाडु का, उन्होंने फाइंड आउट किया है, एंड इनको जो जो गोल्ड कॉइन्स मिले उसको जो है डिस्ट्रिक्ट ट्रेजरी में उन्होंने दे दिया है, तो वो वहां पर सबमिट हो गए। ओवरऑल इनका साइज देखे तो ऑलमोस्ट जो है 5 mm के बराबर है, एंड इसमें जो है हमको ये देखने के लिए मिलता है कि विजयनगर एम्पायर क्या था, उसमें जो है कौन कौन से हमको जो है वहां के राजा या कौन कौन से जो रूलर्स हैं वो हमको कहीं ना कहीं इन गोल्ड कॉइन की वजह से देखने के लिए मिलता है। विजयनगर एम्पायर जो है ओवरऑल, जैसे हमने बात किया 5 mm साइज के मिले। विजयनगर एम्पायर जो है वो सदर्न रीजन में था, उसको स्टार्ट करने वाले दो थे, हरिहर एंड बुक्का, एंड उन्होंने ये मेन उनका ये एम था कि वहां पर जो हिंदू किंगडम है उसको वो सुरक्षित रखें। इसीलिए हमको जो इनके गोल्ड कॉइन्स है उसमें हिंदू वाले कई सारे जो है हमको एम्बलम, कई सारे सिंबल्स हमको हिंदू वाले देखने के लिए मिलते हैं। कैपिटल उनका कौन सा था? हम्पी था, जो बहुत ही फेमस है। इनफैक्ट आज की डेट में भी हम्पी जो है वो इंपॉर्टेंट एक साइट है। ओवरऑल जो है ये मेटल इसमें कौन सा है? तो प्योर गोल्ड मिला है, और ऐसा नहीं है कि वहां पर सिर्फ और सिर्फ वो लोग गोल्ड कॉइन यूज करते थे, अलोंग विद दैट वो लोग सिल्वर कॉइन भी यूज करते थे, एंड कॉपर कॉइन जो है वो सिल्वर तार्स एंड कॉपर जो जित्तल है वो लोग भी यूज करते थे। और ये कहाँ मोस्टली जो है ये कॉइन्स हमको मोस्टली जो है सदर्न इंडिया में ही देखने के लिए मिलते हैं, और इन कॉइन्स में अलग अलग टाइप के, जैसे मैंने बोला, हिंदू इमेजेस देखने के लिए मिलते हैं। जैसे हिंदू जो है हमारे गॉड गॉडेस, जैसे शिव पार्वती हमको देखने मिलते हैं, विष्णु लक्ष्मी, ये सब अलग अलग चीजें जो है हमको उनके कॉइन्स में देखने के लिए मिलती है। एंड इसमें लैंग्वेज वो लोग कौन कौन यूज करते हैं? एक तो देवनागरी हिंदी, कन्नड़, तमिल जो है अलग अलग लैंग्वेज हमको देखने के लिए इसमें मिलती है। एंड द लास्ट थिंग इसमें जो है हमको बोर का एम्बलम भी देखने के लिए मिलता है। बोर क्या है? तो वो विष्णु जी का जो है वो एक अवतार है, उसको जो है वराह नाम से भी जाना जाता है। एंड द लास्ट थिंग इज, ये कॉइन को किस लिए यूज होता था? तो ट्रेडिंग पर्पस से यूज होता था, क्योंकि ये साउथ सदर्न रीजन में था, हम्पी रीजन में था, तो वहां पर जो है सदर्न में जो जो स्टेट्स थे वहां पर ट्रेडिंग होती थी, इसकी वजह से अलग अलग सदर्न स्टेट में भी हमको कई बार कॉइन्स मिले हैं।
प्लस हमको श्रीलंका में भी मिला है, बिकॉज सदर्न रीजन से श्रीलंका जो कंट्री है वो बहुत ही नियर बाई है, इसी के लिए हमको श्रीलंका में भी मिला है। एंड जो है प्लस हमको इंडियन ओशन के कई और रीजन्स में से भी ये जो है कॉइन्स मिले हैं। दैट मीन्स विजयनगर एम्पायर जो है इकोनॉमिकली बहुत ही रिच था एंड उनका जो है ट्रेडिंग नियर बाई कंट्रीज से भी होता था। नेक्स्ट एंड द लास्ट टॉपिक इज ब्लैक होल मॉर्सल। तो यहाँ पर हिंदी में लिखा गया है ब्लैक होल ना टुकड़ा, सॉरी गुजराती में लिखा गया है। तो ब्लैक होल के टुकड़े क्या होते हैं? एक्चुअली अभी जब थोड़े टाइम पहले स्टीफन हॉकिंस जी जो हैं उन्होंने ऐसा बोला था कि ब्लैक होल्स जो होते हैं वो जब मर्ज होते हैं तो उसमें से एक अलग टाइप का रेडिएशन निकलता है एंड वो ब्लैक होल जो होते हैं वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। बट किसी ने उनकी बात नहीं मानी, बिकॉज वो जो ब्लैक होल्स है उसको इजीली देखना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। इट इज बिकॉज वो जो ब्लैक होल का जब मर्जर हो जाता है उसकी वजह से वहां पर हीट जो है वो बहुत ही ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा हीट की वजह से वो जो है वेपराइज हो जाता है, इसी की वजह से हमको देखने के लिए नहीं मिलता। लेकिन रिसेंटली साइंटिस्ट ने ये पाया है जब ये ब्लैक होल का मर्जर होता है उसके बाद जब ये इवोपरेट होता है हीट की वजह से, उसमें जो है छोटे छोटे पार्टिकल, छोटे छोटे टुकड़े जो है वो हमको देखने के लिए मिलते हैं एंड उन्हीं को बोला जाता है मॉर्सल्स। ये जो मॉर्सल्स है अब टेलीस्कोप की मदद से हम देख सकते हैं। नेक्स्ट थिंग ये है कि जब वो टूटता है तो उसकी वजह से गामा रेडिएशन जो है वो भी निकलती है। तो उस गामा रेडिएशन को भी यदि हम पढ़ेंगे तो उसकी वजह से भी हमको ब्लैक होल जो है मर्जर या जो इनके बारे में जो है ब्लैक होल के मर्जर के बारे में हमको इजिली अब पता चल सकता है। एंड क्योंकि ये रेडिएशंस निकल रहे हैं एंड इनका जो है ये किसने कहा था? स्टीफन हॉकिंस जी ने, इसीलिए जो है इनको अब नाम दे दिया गया है हॉकिंस रेडिएशन। ओके, तो यहाँ पर देखा हॉकिन रेडिएशन, ब्लैक होल जो है मॉर्सल, उनका जो है दोनों का दो ब्लैक होल का जब मर्जर होता है तब ये मॉर्सल्स जो है वो बनते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर लिखा है टू ब्लैक होल्स जो है वो मर्ज हो जाते हैं, उसकी वजह से वो पिंच ऑफ छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल्स निकलते हैं एंड उसको बोला जाता है मॉर्सल्स। नेक्स्ट ये है कि इसको स्पेशल क्यों है ये, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा स्मॉल है, बहुत स्मॉल है, प्लस ये इजीली जो है इवोपरेट हो जाते हैं, इनकी वजह से जो है स्ट्रॉन्ग रेडिएशन हमको देखने को मिलती है, ये वैनिश हो जाते हैं एंड बाद में जो है इसमें से गामा रेज निकलती है जो हम अर्थ में अब इसको इजीली जो है हम देख सकते हैं। तो जो स्टीफन हॉकिंस की थियरी थी वो जो है अब सच साबित हो गई है। क्यों ये इंपॉर्टेंट है? बिकॉज इसकी वजह से जो है छोटे छोटे पार्टिकल है, दैट मीन्स हम क्वांटम फिजिक्स और ग्रेविटी दोनों के बारे में, क्वांटम ग्रेविटी के बारे में अब जो है हम पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट अब इसको हम जो है टेलीस्कोप से भी देख सकते हैं। एंड द लास्ट थिंग इज ये जो है नेचुरल कॉस्मिक लैब कि कैसे जो है यूनिवर्स का जो है इवोल्यूशन हुआ है, यूनिवर्स में क्या क्या चीजें हैं वो सब जो है अब हम इसकी वजह से देख सकते हैं, इसीलिए जो है इनको कॉस्मिक लैब बोला गया क्योंकि लोग जो है इसमें इनका स्टडी कर सकते हैं। तो ओवरऑल जो ये ब्लैक होल जो मॉर्सल्स है ये साइंटिफिक अगर हम देखें तो ये बहुत ही ज्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है एंड इनकी वजह से हमको जो भी यूनिवर्स के इवोल्यूशन के रिगार्डिंग जो क्वेश्चंस है वो सॉल्व हो सकते हैं और क्वांटम फिजिक्स के बारे में भी हमको इनसे पता चल सकता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।